Hey guys, I welcome you all to Bhatrais Academy. This is the day 8 of Assam Current Affair compilation for Assam Prelims 2024. Now, कल के क्लासेस में जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, पहले तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अधिनियम, दैट इज़ पीएम जनमान स्कीम जो लॉन्च किया गया था, इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे पीवीटीजी दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो भी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना था इसके रिलेटेड, जो कि बिल्कुल सही था। इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवीटीजीज आर फ्रॉम आसाम। नो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आसाम में अगर हम लोग देख लीजिएगा मैंने बोला था भी था पीवीटीजीज के बारे में थोड़ा आप गूगल कर लो तो आपको पता चलेगा दैट सबसे ज़्यादा जो है ये उड़ीसा में है, आसाम में ये है ही नहीं, राइट। तो ये दूसरा वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, पार्वती बरुआ who recently bagged Padma Shri has a commitment towards curbing human-animal conflict in Assam. Which among the following is true in her context? Undoubtedly, she is the first female Mahout of India. That is what we have discussed. ठीक है, so yes, correct option is A in this case. ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट अदर करंट अफेयर्स जो कि ऑफ कोर्स न्यूज़ में हम लोगों ने देखा था पास्ट 1 ईयर में, राइट। जिसमें आता है सबसे पहले एशियन रेंजर्स फोरम, ARF, एशियन रेंजर्स फोरम। इसमें इन टोटल 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और इस एशियन रेंजर फोरम का की जो ऑब्जेक्टिव था, जितने भी सारे फॉरेस्ट रेंजर्स है ना, तो उनका रोल को ज़्यादा हाईलाइट करना था। बेसिकली अनडाउटेडली हम लोग को पता है दैट फॉरेस्ट रेंजर्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन कंजर्विंग, promoting the overall the forest ecosystem, right। so इसीलिए ये डिक्लेरेशन को भी बोला जाता है डिक्लेरेशन बाई रेंजर्स फॉर द रेंजर्स, मतलब रेंजर्स के द्वारा ही डिक्लेरेशन किया गया है और दुनिया भर के जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनके लिए किया गया है, जिससे वो लोग नेचर को कंजर्व तो करे ही बट साथ ही साथ इंक्लूसिविटी भी प्रमोट करे, डाइवर्सिटी भी प्रमोट करे और आइडेंटिफाई किया जा सके वेरियस स्ट्रैटेजीज जिससे सपोर्ट और एम्पावर किया जाए एशियन रेंजर्स को इफेक्टिवली एज वेल एज रिस्पॉन्सिबली। और इसीलिए यहाँ पे अडॉप्ट किया था एक डिक्लेरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं गुवाहाटी डिक्लेरेशन। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल like to put a 5 star in this so that this is a high probability of coming in your paper as well, right। anyways, Guwahati declaration would encapsulate key recommendations raised by rangers at the Asian Rangers Forum। मतलब इस डिक्लेरेशन में की रिकमेंडेशंस को हाईलाइट किया गया है जो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे टू द अपकमिंग वर्ल्ड रेंजर कांग्रेस जो क्या 2024 को होने वाला है, ठीक है। एशियन रेंजर्स फोरम अनडाउटेडली ये पहला एशियन रेंजर फोरम है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑल द रेंजर्स आउट देयर फ्रॉम डिफरेंट एशियन कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट और थ्रू आउट द एशिया, जिससे वो एक साथ आ सके, वो कोलाबोरेट कर सके इन द इश्यूज जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेंजर्स को ग्लोबली और साथ ही साथ प्रोवाइड कर सके सम पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड गोल्स फॉर इट, राइट। नाउ ये जो फोरम है ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म रेंजर्स के लिए जिससे वो शेयर कर सके अपनी नॉलेज, क्रिएट कर सके पार्टनरशिप और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक दूसरे का योगदान दे सके, है ना, जिससे ओवरऑल इस इकोसिस्टम को जिससे कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाखडोंग टर्मरिक। ये टर्मरिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मरिक है मेघालय का एंड रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया। सिर्फ लाखडोंग टर्मरिक को ही नहीं, डिफरेंट अदर जैसे गारो के जो ट्रेडिशनल गारो कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, वहाँ पे एक पॉटरी है जिनको लांडाई पॉटरी कहा जाता है। उसके बाद एक अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस है जिसको गारो चुबिच्ची कहा जाता है। तो इन सब को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सो बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें है लाखडोंग टर्मरिक। देखो अब देखो ये चीज़ जो है दिस विल नॉट बी वोन बाई अदर पीपल आई बिलीव। मतलब देखो जो कम्युनिटीज़ होती है वही ना अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को प्रमोट करेंगी, राइट। अब ये क्या ड्रेस क्या कोई अब साउथ इंडिया के कोई इंसान पड़ेगा,
नहीं, राइट? कोई गुजराती इंसान हाँ एक दो बार शौक के लिए पहन सकता है, बट इट इज़ नॉट दैट वो लोग सब समय तो नहीं पहनेंगे ना, राइट? वैसे ही आता है लांडाई पॉटरी, वैसे ही आता है गारो चुबिच्ची, राइट? सो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं रीजनल तक ही डोमिनेट होगा, बट कहीं ना कहीं ये जो टर्मरिक का क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छा है, एंड दिस कैन बी सोल्ड वर्ल्ड वाइड एज वेल। क्यों? क्योंकि इसकी करक्यूमिन कंटेंट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो भी फार्मर्स है, जो भी इस लैकडाउन टर्मरिक को ग्रो कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा मार्केटिंग में पहली बात तो, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करने में भी, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोयदाम्स के बारे में। नाउ मोयदाम्स हैज सबमिटेड एज इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को का टैग, और आपको पता होना चाहिए दैट रिसेंटली ये बहुत सारा न्यूज़ में था, एंड दिस इज़ अगेन 5 स्टार मैं दे देना चाहता हूँ दैट देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन दिस टाइम वाला आपका एग्ज़ाम, राइट? दैट इज़ 2024 में। सो बेसिकली मोयदाम कुछ कुछ यूनेस्को से टीम भी आई थी जो क्या इसका प्रॉपरली सर्वेक्षण करने आई थी दैट व्हाट इट इज़ एक्चुअली, राइट? वेदर इट कैन बी गिवन द टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉट। अभी तक दिया नहीं गया है, बट यस द सर्वेज एंड एवरी थिंग्स हैज़ बिन डन सो फार, राइट? सो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देख लोगे, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक अहोम डायनेस्टी से ये जुड़ा हुआ है। अहोम डायनेस्टी के समय तब के जो किंग और क्वीन है उनका ब्यूरियल जो है यहीं पर किया जाता था, ठीक है? सो यहाँ पे क्लियरली बोला भी गया है इट वॉज यूज्ड बाय अहोम डायनेस्टी, जो क्या ऑफ कोर्स असम में 600 साल पहले रूल किया था जिन्होंने, और यस ये अगर असम की कल्चरल हिस्ट्री देख लोगे उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्यूरियल माउंट के तहत इस्तेमाल किया जाता था अहोम डायनेस्टी के किंग्स एंड क्वींस के लिए, ठीक है? नाउ सवाल होता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर कोई भी साइट को हम लोग लाते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए? पहली बात तो देख लो ना, एक तो आपका उस रीजन का आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी होना मेंटेन रहना चाहिए, राइट? नाउ ये सब अगर फुलफिल हो गया तो यस एनी पर्टिकुलर साइट कैन बी इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अगर हम लोग मोयदाम देख लेंगे, यस मोयदाम बिल्कुल कंप्लीट्स ऑल दीज क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन, राइट? मोयदाम से एक वॉल्ट चेम्बर होता है, यूजुअली बहुत सारे समय हमको डबल स्टोरी भी देखने को मिलता है, जिसमें ये देखो पैसेज वे जो है ना एक आर्क तरीके का बना हुआ है, राइट? और ऊपर में क्या है ये हमको दिख रहा है ना, ये वाला ये कैसा दिख रहा है? हेमिस्फेरिकल मड टाइप का दिखा रहा है, राइट? जहाँ पे आर्क्ड गेटवे इन द वेस्ट दिया हुआ है, और ज़्यादातर सेवरल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय डिजीज्ड ड्यूरिंग द लाइफ वेयर बरीड, मतलब जैसे होता नहीं था पुराने ज़माने में हम लोग मानते नहीं थे दैट जिनको भी दफना दिया जाता था दैन उनके साथ साथ ऐसा माना जाता था दैट वो लोग नेक्स्ट जन्म में अपने साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएंगे, राइट? तो उस टाइप के जैसे उनके खाने का सामान, ये सामान कुछ कुछ कढ़ाई, उसके बाद बर्तन, वो सब रख दिए जाते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी किया जाता था। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट मोयदाम्स, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही थी इन मॉडिफाइंग द दीपोर बिल का इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? कोई भी जो कंजर्वेशन एरिया हो, वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या फिर एक वेटलैंड ही क्यों ना हो, राइट? तो उसके चारों ओर वाला रीजन जो बफर जोन, उसी को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, राइट? है ना? सो इको सेंसिटिव जोन कितना होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दैट दिस इज दैट नेशनल पार्क, राइट? तो इसके आजू बाजू वाला इको सेंसिटिव जोन कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? वो एब्सोल्युटली डिपेंड करता है ऑन द हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, राइट? एंड ये किया क्यों जाता है? पहली बात तो ये इसलिए किया जाता है जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस ज़्यादा जल्दी बिगड़ ना जाए। क्योंकि देखो ह्यूमंस है ना हम लोग, तो जैसे अगर सोचो दिस इज द बाउंड्री, राइट? हम लोग यहीं पर फैक्ट्री अगर खोल दे तो अब देखो इस फैक्ट्री का इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पर होगा ना। इसीलिए एक पर्टिकुलर बफर जोन प्रोवाइड किया जाता है दैट जिससे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ इस जोन में ना किया जाए जिससे क्या उसका इम्पैक्ट कंजर्वेशन वाले एरियाज में पड़ सके,
ठीक है। तो वही बोला गया, डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन्स एम्स टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरिया बाय रेगुलेटिंग एंड लिमिटिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन द विसिनिटी ऑफ नेचुरल पार्क्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस एक्ट के अंडर? ये ज़रूर से याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी में ऑलरेडी ये चीज़ पूछा गया है। जी हाँ, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन, और वहाँ पे बोला गया है दैट इसको डिक्लेयर किया जाता था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो दैट इज़ गलत हो जाएगा। ये किसके अंडर डिक्लेयर किया जाता है? इन्वायरमेंटली प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है। इंडिया में अगर देख लीजिएगा 600 से ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स के अक्रॉस डिक्लेयर किए गए हैं, एंड सम ऑफ इंडियाज मेजर इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के इन एंड अराउंड हमें देखने को मिलता है। ना जैसे मैंने बोला, इको सेंसिटिव जोन्स को रेगुलेटेड जोन्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या बिल्कुल ही वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो क्या रेगुलेट की जाती है, बट कुछ कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती है जिसको वहाँ पे 100% परमिट किया जाता है। 100% परमिट जैसे जैसे सोचो पहले से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चल रही थी या फिर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस चल रही थी, उसको बोल दिया जाता है हाँ तुम कर सकते हो। वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर कोई करना चाहता है, बिल्कुल करो यार, कोई टेंशन नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, हाँ हाँ बिल्कुल करो भाई। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ इन्वायरमेंट को नेगेटिवली नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है ना। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी इन ऑल एक्टिविटीज, यस यस यू कैन डू इट। एक्सक्यूज मी गाइस। बट वहीं पर कुछ कुछ चीज़ों को रेगुलेट भी किया जाता है, जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट। देखो अब क्या है ना, दैट नेशनल पार्क के कोई प्रमोट करना है तो ऑफकोर्स होटल्स एंड रिजॉर्ट तो चाहिए। कहाँ पर होगा? इको सेंसिटिव जोन्स पे, यस। तो इसलिए इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। अगर आप वहाँ पे नेचुरल वाटर का कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहो, यस उसको रेगुलेट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक केबल्स को इरेक्ट करना चाहो, यस रेगुलेट किया जाएगा। ड्रास्टिक चेंजेस अगर एग्रीकल्चर सिस्टम में लाना चाहो, यस दैट कैन बी डन, राइट। सो दीज आर रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। बट वहीं पे कुछ कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती है, दीज आर कॉल्ड प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, जिसमें आता है कमर्शियल माइनिंग, है ना, सॉ मिल्स को सेटअप करना, या फिर इंडस्ट्रियल ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना जो क्या एयर, वाटर, सॉइल या फिर नॉइज़ पोल्यूशंस क्रिएट करती है। या फिर अगर आपको सोचो कोई बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही क्यों ना सेटअप करना हो, नो, तो भी वो भी चीज़ नहीं पाओगे। छोटा रिजर्वायर इज़ डिफरेंट थिंग, बड़ा मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर सेटअप करना हो, बड़ा डैम बनाना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल नुकसान भी होता है उसमें, ठीक है। या फिर अगर वहाँ के वुड का कमर्शियल अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, ना 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 नहीं करना चाहो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में फेलिंग ऑफ ट्रीज दिया हुआ है ना। देखो अब यहाँ पे क्या कमर्शियल, अगर हम लोग अगर वहाँ पे कमर्शियल इस्तेमाल अगर अलाउ कर देना, तब तो मतलब उस जगह का ट्रीज को काट के ख़त्म कर दिया जाएगा ना, इसलिए नहीं, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं अलाउ किया जाता है। हाँ अगर सोचो कोई ट्रीज़ में कोई बीमारी हो गया, तब उसको काटने का अलाउ किया जा सकता है, समझ लो बात। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है जिसको प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड परमिटेड एक्टिविटीज़ के जोनेशंस में हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम का डिक्लाइनिंग IMR as well as MMR. IMR stands for infant mortality rate, MMR stands for maternal mortality rate. Now, undoubtedly इस दोनों के पैरामीटर्स में डिक्लिनेशन हुआ है, हमें देखने को मिला है। नाउ सबसे पहले तो देख लेते हैं ये होता क्या है भाई, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज। 1 साल से जो कम बच्चे होते हैं ना, उनमें हर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मटरनल मोर्टेलिटी रेट। मटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो देखो बच्चे को जन्म देते देते बहुत समय जो मदर्स हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, राइट। सो मटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ मटरनल डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। हर 1 लाख लाइव बर्थ में कितने मटरनल मोर्टेलिटी हो रही है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड मटरनल मोर्टेलिटी रेट। और अनडाउटेडली ये बहुत खुशी की बात है दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की संख्या देख लो या फिर मटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लो, असम में दोनों डिक्रीज कर रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, राइट। नाउ ऑफिशियल डेटा अगर देख लोगे तो डेटा भी दिया हुआ था, असम ट्रिब्यून में ही आया था, सो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग नाउ। इसके क्या क्या रीजंस है, सबसे पहला जो रीज़न बताया गया है, क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के ऊपर
पूरे आसाम में क्रैकडाउन किया जा रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले बताओ तो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक मैंने कुछ आपके साथ आर्टिकल डिस्कस किया था, चलो ये रिकॉल ही कर लेता हूँ दैट आपका कितना कैपेसिटी है चीज़ों को रिकॉल करने का। एक समथिंग पंचायत था जो क्या कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था रिगार्डिंग जिससे अवेयरनेस बढ़ाया जा सके चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड। तो बताओ उस पंचायत का नाम क्या था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, मतलब ये मैं जस्ट एक नॉर्मल, देखो वैसे तो एमसीक्यू पूछे ही जाएंगे, एमसी का तो क्यू का तो आंसर देना ही है, बट सबसे पहले तो आप इसका आंसर दो। ठीक है, चलो ये समझ गया दैट अनडाउटेडली थ्रू आउट असम हम लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज के ऊपर। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती है ना, दैट इज हॉस्पिटल में बच्चों को पैदा करना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्हांसमेंट हो रहा है। दैट इज बोला गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैव वन अप फ्रॉम 70.6% टू 91%, मतलब परसेंटेज जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के वो बढ़ी जा रही है। नेक्स्ट इज ग्रेटर अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैलाया जा रहा है। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब क्या हुआ, हॉस्पिटल में बच्चों को पैदा करना। पहले क्या होता है, घर में ही पैदा कर देते थे। अब घर में क्या होता था ना, सारे मेडिकल रिसोर्सेज तो आपके पास नहीं है ना, तो वही हुआ ना दैट हॉस्पिटल में पैदा करोगे तो देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी दैट आपके बच्चे और माँ की जान को बचाया जा सकता है। वैसे ही पहले अवेयरनेस नहीं था, अभी अवेयरनेसेस को क्रिएट किया जा रहा है। राइट, डिक्लाइन इन नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, यस बाई 33.4% ये डिक्लाइन हुआ है। अगर देख लीजिएगा पास से अभी तक, देखो 2021 22 में क्या नंबर था और अभी कितना नंबर हो गया, ये बहुत बड़ा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ बाई 14.7%, जो कि 2021 22 में कितना था 7,872, वहीं पर 22-23 में घटकर 6,718 आ गया है। और भी कुछ डेटा इस आर्टिकल में दिए हुए थे जो कि आशा करता हूँ दैट इट माइट हेल्प यू अप। जैसे केरला is the best performing state with lowest maternal mortality rate, and Kerala is followed by Maharashtra, Telangana, Andhra as well as Gujarat. National Family Health Survey 5 के अनुसार अगर देख लीजिएगा 25% वुमेन जो कि 18 से 20 ईयर्स के बीच में है, they marry before they are legally allowed to. In fact, Assam has higher prevalence of anemia in the women at 60% and even higher. जी हाँ, this is something that you need to remember. And despite the fact that इतना ज़्यादा institutional delivery हो रहा है, but अभी भी देखा जा रहा है that 16% जो birth हो रही है ना असम में, वो अभी भी it is taking place outside the medical facilities. ठीक है, सो दीज आर द डेटा दैट यू नीड टू रिकॉल इन योर माइंड। नाउ हम लोग अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन रेंजर्स फोरम। पहला स्टेटमेंट, इट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ गुवाहाटी डिक्लेरेशन। दूसरा, इट एम्फेसाइजेस द वाइटल रोल ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स इन नेचर कंजर्वेशन। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next question, among the following activities in eco-sensitive zones, which of the following is under the prohibited category status? सबसे पहला establishment of hotels and resort, दूसरा erection of electric cables, तीसरा setting up of industries causing pollution, और चौथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने आंसर्स लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन, एंड इफ यू ऑल वांट टू join the crash course that is being organized by Bhadra IAS Academy, then you can call on to these numbers for getting any further information to join our crash course. Thank you guys, this was all about the discussion. Bye bye, take care.